उत्प्रेरक आज का टॉपिक है तो उत्प्रेरक। इसका उत्प्रेरक किसके तो बर्जिलियस के द्वारा किसके द्वारा बर्जिलियस के द्वारा क्या किया गया था तो उत्प्रेरक का खोज किया यानी कैटलिस्ट का खोज किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं लेता भाग नहीं ले सकता लेकिन क्या करता है अभिक्रिया को रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है और घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या है तो जो अभिक्रिया की दर बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जो अभिक्रिया की दर बढ़ा देगा उसे धनात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की दर घटा देगा उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जो अभिक्रिया की दर बढ़ा देगा उसे धनात्मक और जो अभिक्रिया की दर घटा देगा ऋणात्मक। वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहता है। जो उत्प्रेरक को ही क्या कर दे बढ़ा देता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहता है। प्रमुख पदार्थ बनाने की विधि प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक जैसे अमोनिया को हाइबर विधि द्वारा प्राप्त होता है और इसमें लौह चूर्ण का उत्प्रेरक यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है अमोनिया में को हाइबर विधि द्वारा और इसमें लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि द्वारा इसमें प्लैटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है और इसमें प्लैटिनम चूर्ण का। अमोनिया में लौह चूर्ण का हाइबर विधि द्वारा बनता है अमोनिया। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सीसा कच्छ विधि द्वारा भी बनाया जाता है और सीसा कच्छ विधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को सीसा कच्छ विधि बनाने के लिए किसका उत्प्रेरक है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो सीसा कच्छ विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल बनती है और संपर्क विधि में प्लैटिनम के चूर्ण होता है और हाइबर विधि में अमोनिया को बनाया जाता है लौह के चूर्ण से अमोनिया को हाइबर विधि द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने के लिए पैलेडियम के द्वारा बनती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी या डालडा बनती है निकेल या पैलेडियम से। अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्युमिना का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए किसका गर्म एल्युमिना का प्रयोग करते हैं। गर्म एल्युमिना का प्रयोग करेंगे अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए। क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने के लिए किसका तो डिकन विधि में किसका प्रयोग करेंगे तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्लोरीन बनाने के लिए डिकन विधि में किसका क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज करता है। और चीनी बनाने के लिए चीनी से ग्लूकोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। चीनी से ग्लूकोज बनाने में किसका इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज से किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाने के उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है जाइमेज को। ग्लूकोज से किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं तो जाइमेज एंजाइम का। ग्लूकोज से किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाने में किसका तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो चीनी से ग्लूकोज इन्वर्टेज में ग्लूकोज से किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाएगा जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाएगा जाइमेज। चीनी से ग्लूकोज इन्वर्टेज। क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि का प्रयोग में क्यूप्रिक क्लोराइड। अल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्युमिना। वनस्पति में निकेल पैलेडियम। सल्फ्यूरिक अम्ल में सीसा कच्छ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में संपर्क विधि प्लैटिनम का चूर्ण। अमोनिया हाइबर में लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु क्या है तो धातुओं का मिश्रण होता है जिसे मिश्र धातु कहते हैं या समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु के क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं तो उच्च होते हैं और इसकी मिश्र धातु में तन्यता का गुण क्या हो जाता है कम होता है। तन्यता का गुण मिश्र धातु में कम हो जाता है। मिश्र धातु में विद्युत का चालन दर क्या हो जाता है कम होता है। मिश्र धातु में क्या होता है तो चालन दर कम हो जाता है विद्युत चालन दर और जंग रोधी होती है। तो मिश्र धातु में क्या होता है तो धातुओं का मिक्सचर होता है, इसमें समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं तो दोनों उच्च होते हैं। मिश्र धातु का तन्यता का गुण क्या होता है तो मिश्र धातु में कम होता है। मिश्र धातु में विद्युत का चालन दर भी क्या होता है तो कम होता है और यह जंग रोधी होता है। मिश्र धातु जंग रोधी होता है और मिश्र धातु और मिश्रण है तो इसमें पीतल में क्या रहता है तो पीतल में कॉपर और जिंक मिलता है जिसका पीतल का ट्रिक क्या है तो कांजी। तो कॉपर 70% और जिंक 30% रहता है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज जिसका ट्रिक काटी है। कॉपर और टिन होता है जो 90% कॉपर 10% टिन होता है कांसा में।
और डच मेटल में कितना होता है, तो डच मेटल में कॉपर और जिंक मिलकर, जिसमें कॉपर 80% रहता है और जिंक कितना 20% रहता है। डच मेटल में कॉपर और जिंक 80-20%। रोल्ड गोल्ड जिसमें रहता है कॉपर और एल्युमिनियम रहता है, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है रोल्ड गोल्ड में, कॉपर और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, इसमें कांजी नहीं यानी कॉपर जिंक और निकेल का मिक्सचर होता है और इसमें अर्जेंटन 0% रहता है जर्मन सिल्वर। गन मेटल में कंजार्टी। गन मेटल का ट्रिक क्या है, तो कंजार्टी कॉपर जिंक और टीन, कंजार्टी इसका ट्रिक है गन मेटल का। और नेक्स्ट है फ्यूज या सोल्डर का, तो इसमें सीसा और टिन का प्रयोग करते हैं और टंका का भी मिश्रण भी है। सीसा और टिन फ्यूज या सोल्डर में प्रयोग किया जाता है और इसका किसका मिश्रण है, टाका का भी मिश्रण है। स्टील में क्या होता है, तो फेरस और कार्बन होता है स्टील में, और स्टेनलेस स्टील में फेरस क्रोमियम और निकेल होता है। फेकनी इसका ट्रिक है, स्टेनलेस स्टील का ट्रिक है फेकनी, और स्टील का फेरस कार्बन। फ्यूज का सीसा और टिन रहता है। ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम रहता है। एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम का ड्यूरेलुमिन में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम 5% रहता है, 4% है, बाकी 1% में मैग्नीज और मैग्नीशियम रहता है। नेक्स्ट है बारूद, ये सोरा और गंधक का मिक्सचर और चारकोल का मिक्सचर रहता है, सोरा गंधक चारकोल का। नेक्स्ट है बिलियन। बिलियन बराबर क्या होता है, बिले प्लस बिलायक होता है। बिलियन को 2 भागों में बांटा गया, बिले प्लस बिले या बिलायक में, जैसे चीनी नमक ग्लूकोज ये सब क्या है, तो बिले होते हैं। और बिलायक में जो बड़ी मात्रा में होती है जैसे पानी हो गया, दूध, ये सब क्या है, तो सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में क्या है, तो शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ग्लूकोज, ये सब क्या है, तो ये सब सॉल्यूट है। बिलियन को 3 भागों में बांटा गया, एक असंतृप्त बिलियन जिसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा गया, दूसरा संतृप्त बिलियन, इसे संतृप्त बिलियन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा गया, और सुपर सेचुरेटेड को अति संतृप्त बिलियन कहा जाता है। इसमें विलय और अधिक घुल सकता है, संतृप्त में और भी अधिक विलय घुल सकता है, और संतृप्त में इसमें विलय और घुल नहीं सकता, इसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता संतृप्त में। और अति संतृप्त में विलय संतृप्त से भी अधिक मात्रा में घुला है, विलय संतृप्त से भी अधिक मात्रा में घुला हुआ है अति संतृप्त में, विलय से भी संतृप्तता से भी अधिक है, ठीक है। तो इस संतृप्त में क्या होगा, तो विलय और नहीं घुल सकता, इसमें विलय संतृप्त में एकदम नहीं घुलेगा, लेकिन इसमें संतृप्त में विलय और अधिक घुल सकता है। और इसमें अति संतृप्त में कहता है कि विलय संतृप्तता से भी अधिक मात्रा में घुली हो, किससे, संतृप्तता से भी, तो अति संतृप्त कहलाएगा। और इसमें विलयन वास्तविक विलयन है और कोलाइड और निलंबन, और इसका दिया गया दोनों का डिफरेंस दिया गया। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं, तो समांगी मिश्रण होते हैं, और कोलाइड भी क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, कोलाइड होते हैं समांगी मिश्रण, और निलंबन क्या होते हैं, विसमांगी मिश्रण। वास्तविक विलयन में समांगी मिश्रण होते हैं और कोलाइड भी समांगी मिश्रण होते हैं, और विसमांगी होते हैं, निलंबन होता है विसमांगी, कोलाइड समांगी होते हैं। इसका कण सबसे छोटा होता है और इसका कण दोनों के मध्य में होता है कोलाइड का, और सब कण में सबसे बड़ा निलंबन को होता है, कण में सबसे बड़ा निलंबन को होता है। और वास्तविक विलयन का आकार 10⁻⁻7 मीटर से छोटा होता है। और इसका कोलाइडी विलयन का कण होता है जो 10⁻⁻7 से बड़ा, और 10⁻⁻5 मीटर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 तक होता है कोलाइड का, और 10⁻⁵ से बड़ा हो जाएगा कौन, तो निलंबन हो जाता है इसका कण, 10⁻⁻5 से बड़ा निलंबन हो जाता है। और कोलाइड का 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁵ तक होती है। और वास्तविक विलयन में फिल्टर पेपर छनना पत्र से पार हो जाता है, जो वास्तविक विलयन होता है जो छनना पत्र से पार हो जाएगा, और कोलाइड भी छन्ना पत्र से पार हो जाएगा, जबकि निलंबन का छन्ना पत्र से पार नहीं हो जाएगा। और वास्तविक विलयन क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं, तो अपारदर्शी होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, तो निलंबन भी अपारदर्शी होते हैं, निलंबन भी अपारदर्शी होते हैं, कोलाइड भी अपारदर्शी होते हैं। वास्तविक विलयन क्या होते हैं, तो पारदर्शी होते हैं, इसमें प्रकीर्णन नहीं होता, वास्तविक विलयन में कोई प्रकीर्णन होगा, जबकि
कोलाइड में प्रकीर्णन होता है और निलंबन में भी कोई प्रकीर्णन नहीं होता। कोलाइड में प्रकीर्णन होता है, निलंबन में नहीं होता। और टिंडल प्रभाव नहीं होता वास्तविक विलयन में। और टिंडल प्रभाव किस में होता है? तो टिंडल प्रभाव होता है कोलाइड में होता है। और इसमें टिंडल प्रभाव निलंबन में भी टिंडल प्रभाव नहीं होता। टिंडल प्रभाव कोलाइड में होता है और प्रकीर्णन भी किस में? कोलाइड में होगा। और ये क्या है? तो कोलाइड अपारदर्शी होते हैं, इसे छन्ना पात्र से पार किया जा सकता है और इसका कण 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 के बीच में रहेगा। और ये कोलाइड क्या है? तो समांगी होते हैं। और इसमें वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति नहीं होता। और जबकि कोलाइड में क्या होता है? तो ब्राउनी गति होता है और निलंबन में भी ब्राउनी गति नहीं होता। ठीक है, तो निलंबन और कोलाइड में यही अंतर है कि ये समांगी होते हैं और निलंबन विसमांगी होते हैं। और इसका निलंबन का आकार 10⁻⁻5 मीटर से बड़ा होगा और कोलाइड का 10⁻⁻5 मीटर से छोटा होगा। ये छन्ना से पार हो जाएगा, ये पार नहीं होगा। ये पारदर्शी होगा, ये भी अपारदर्शी होते हैं। इसका प्रकीर्णन होता है, इसका प्रकीर्णन है। इसका टिंडल इफेक्ट होता है, इसका निलंबन का कोई टिंडल, इसमें ब्राउनी गति होता है, इसका कोई भी ब्राउनी गति नहीं होता। मिश्रण के पक्ष है करा कि मिश्रण के प्रकार दिया गया। तो पहला विलेय है, विलायक है, कोलाइड है। उदाहरण में दिए ठोस 3 बार ठोस लिखो, 3 बार द्रव लिखो और 3 बार गैस लिखो। 3 बार ठोस, 3 बार द्रव, 3 बार गैस। तो ठोस से विलेय क्या है? ठोस है। विलायक भी क्या है? तो ठोस है। तो इसका कोलाइड बनेगा, ठोस सॉल्ट बनेगा। जब विलेय ठोस होगा, विलायक भी ठोस होगा, तो ये ठोस सॉल्ट। जैसे मिश्र धातु क्या हो जाएगी? तो ठोस सॉल्ट का उदाहरण होता है मिश्र धातु। और ठोस और विलेय क्या है? ठोस है। और विलायक क्या है? तो द्रव है। विलायक द्रव है, तो ये क्या बनेगा? तो जेल का निर्माण करेगा। ठोस द्रव रहेगा तो ये जेल का निर्माण करेगा। जैसे पनीर, मक्खन क्या है? तो जेल का उदाहरण है पनीर और मक्खन। ठोस विलेय रहेगा और विलायक क्या रहेगा? द्रव रहेगा। तो इसमें कोलाइड बनेगा जेल और इसका एग्जाम्पल पनीर और मक्खन हो जाएगा। ठोस रहेगा विलेय और विलायक रहेगा गैस, तो इसका ठोस फैन बन जाता है। क्या बनता है? ठोस फैन। और इसमें क्या बन जाएगा? फोम और रबड़ बन जाता है। फोम और रबड़ बनता है किसमें? ठोस फैन में। विलेय के रूप में क्या रहेगा? ठोस रहेगा और विलायक के रूप में गैस रहेगा। तो कोलाइड मिलकर ठोस फैन बनेगा और इसमें फोम और रबड़ बनता है। नेक्स्ट है द्रव और गैस। तो इसमें विलेय क्या द्रव होता है और गैस में, विलायक में क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो एक क्या बन जाते हैं? तो सॉल्ट बन जाते हैं। द्रव में क्या रहते हैं? विलेय और विलायक में ठोस रहते हैं। तो एक कोलाइड क्या बन जाता है? सॉल्ट बनता है। और ये उदाहरण है शरबत का। सॉल्ट किसका उदाहरण है? शरबत का। द्रव विलेय रहते हैं और विलायक ठोस रहते हैं और कोलाइड मिलकर क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। और उदाहरण बनेगा शरबत का। नेक्स्ट है द्रव विलेय है और विलायक द्रव रहेगा, तो ये क्या बन जाता है? पायस या इमल्सन बनता है कोलाइड के रूप में। द्रव विलेय रहेगा और विलायक द्रव रहेगा, तो इसका कोलाइड क्या बनेगा? पायस या इमल्सन। इसका उदाहरण दूध हो जाएगा। दूध किसका? इमल्सन का उदाहरण है। द्रव में द्रव का मिक्सचर होता है। और द्रव में गैस का मिक्सचर। द्रव क्या हो जाएगा? विलेय और गैस में क्या हो जाएगा? तो विलायक हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? फैन बनेगा। फैन मीन्स फैन बन जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक हो जाता है ये। इसका एग्जांपल में कोल्ड ड्रिंक आता है। द्रव में गैस का मिक्सचर बनेगा तो फैन। और ये इसमें कोल्ड ड्रिंक आता है किसमें? तो फैन के अंतर्गत आता है। जब गैस है और ठोस, गैस क्या है? विलेय और विलायक क्या है? ठोस। तो इसे ठोस एरोसोल कहते हैं। जैसे वायु और धूलकण क्या होते हैं? तो ठोस एरोसोल होते हैं, वायु धूलकण। गैस में द्रव रहेगा तो ये द्रव एरोसोल का निर्माण करेगा। जैसे कुहासा क्या है? तो द्रव एरोसोल होता है। कुहासा द्रव एरोसोल। वायु और धूलकण क्या होते हैं? ठोस एरोसोल होते हैं और कुहासा द्रव एरोसोल होते हैं। और गैस में गैस का मिक्सचर रहेगा तो ये एरोसोल का निर्माण करेगा। जैसे वायु क्या है? तो एरोसोल होते हैं। गैस में गैस का मिक्सचर होगा तो एरोसोल कहलाएगा। तो 3 बार ठोस लिखो, 3 बार द्रव लिखो। ठीक है, पहले ठोस, फिर द्रव, गैस, फिर ठोस, द्रव, फिर गैस, ठोस, द्रव, फिर गैस। ठीक है, फिर इसमें पहले आ जाएगा ठोस सॉल्ट आ जाएगा, फिर ये जेल आ जाएगा ठोस, फिर ठोस फैन आ जाएगा, फिर द्रव सॉल्ट आ जाएगा, फिर द्रव में द्रव इमल्सन और द्रव में गैस फैन आ जाएगा। गैस और ठोस का मिक्सचर को ठोस एरोसोल और गैस और द्रव के द्रव एरोसोल, और गैस गैस रहेगा तो एरोसोल का निर्माण करेगा। ठोस सॉल्ट में मिश्र धातु आते हैं। जेल में पनीर और मक्खन आ जाएगा। ठोस फैन में आता है फोम और रबड़। सॉल्ट में शरबत आ जाएगा। सॉल्ट में
पायस में दूध आता है, फैन में कोल्ड ड्रिंक आएगा, ठोस एरोसोल में वायु और धूलकण, और द्रव एरोसोल में कुआसा, एरोसोल में क्या आ जाएगा, वायु। तो विलयन की सांद्रता क्या है, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुने 100 हो जाएगा। विलेय की मात्रा बटे विलयन कितना, 100 हो गया। तो जैसे देखो 1800 ग्राम पानी और 200 ग्राम चीनी है, तो टोटल विलयन कितना, 2000 हो जाएगा। तो और इसमें 200 ग्राम चीनी, तो 200 बटा 2000 गुने 100, इसका कितना आ जाएगा, 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोललता क्या है, तो 1 केजी बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो 1 केजी बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। मोललता बराबर क्या होता है, तो मोल बटा विलायक होता है। मोल बटा विलायक हो जाएगा मोललता बराबर 1 केजी बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल बटा विलायक हो गया, मोल बटा केजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलरता। मोलरता 1 लीटर में 1 केजी में होता है, जबकि मोलरता कहेगा तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहेगा। मोलरता क्या हो जाएगा, तो मोलरता में होता है 1 केजी बिलियन, और मोलरता कहेगा तो 1 लीटर बिलियन का हो जाएगा। मोलरता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, तो मोल बटा बिलियन हो जाएगा, मोल बटा बिलियन। और मोलरता में मोल बटा विलायक हो जाएगा। मोल बटा विलायक, जैसे मोल बटा लीटर हो जाता है, तो मोलरता में 1 लीटर पर निकलता है, और मोलरता में 1 केजी पर निकलता है। नेक्स्ट है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या के नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या को क्या कहते हैं, तो नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या को क्या कहते हैं, तो नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांकी भार बटा क्या होता है, बिलियन। तुल्यांकी भार बटा बिलियन, तुल्यांकी क्या होते हैं, तो ये 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांकी भार बटा बिलियन, और तुल्यांकी बटा लीटर में होगा। 1 लीटर में क्या, बिलियन में उपस्थित मोलों की तुल्यांकी भार की संख्या, मोलों में तुल्यांकी भार की संख्या नॉर्मलता कहते हैं। और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोल की संख्या तो मोलरता, और 1 केजी बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोललता कहलाएगा। तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तो अनुभार बटा धनायन या ऋणायन हो जाएगा। अनुभार बटा धनायन या ऋणायन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम पर प्लस बन होता है, कार्बोनेट पर माइनस बन होता है। तो इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12, और ऑक्सीजन का 16, और 3 अणु है तो 16 48, टोटल कितना होता है 100। और इस पर धनायन और ऋणायन 1-1 है, तो इसका धनायन और ऋणायन 1 है, ठीक है। तो अनुभार बटा धनायन और ऋणायन हो जाए तो 100 में से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। जैसे नेक्स्ट है NaCl क्या है, तो एक तुल्यांकी भार है, तो इसका NaCl का टोटल एटॉमिक मास 58 होता है, और इसका धनायन और ऋणायन 1 है, तो 58/1 क्या हो जाएगा, तो तुल्यांकी भार 58 आ जाएगा। उसी प्रकार H2SO4 में सल्फेट में -2 रहता है आयन, और हाइड्रोजन में भी +2 होता है तुल्यांकी भार का। तो H2SO4 का इसका एटॉमिक मास 98 हो जाएगा, और धनायन ऋणायन कितना है, तो 2 + 2 नेगेटिव है, तो इसका 2 लिखेंगे, और 98/49 हो जाएगा तुल्यांकी भार। मोललता क्या होता है, तो 5 केजी मोललता होता है केजी में, और मोलरता कहेगा तो लीटर में हो जाएगा। तो 5 केजी चीनी का 10 मोल घुला हुआ है तो मोलरता निकालना, तो मोल बटा विलायक हो जाएगा। तो कितना मोल है, 10 मोल है, चीनी का कितना 10 मोल है, और 5 केजी में विलायक है, तो विलायक क्या है कितना, तो 5 केजी पानी में, 5 केजी पानी इसका क्या है, विलायक हो गया जो बड़ा मतलब, तो 5 दूनी 10 क्या हो गया, मोललता हो गया। नेक्स्ट है 10 केजी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ग्राम की मात्रा में घुला तो मोललता निकालना है। तो 400 ग्राम क्या है, तो ये मोललता हो गया, और विलायक कितना हो जाएगा, तो 10 केजी गुने ग्राम में होगा, सब ग्राम में निकलेगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो 0.2 मोललता हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में कुल एलिमेंट कितने होते हैं, 118 एलिमेंट हैं, और प्राकृतिक रूप से कितना 94 एलिमेंट प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और कृत्रिम रूप से 24 हो जाते हैं। तो कितना हो गया 18, 118 प्राकृतिक में 94, और कृत्रिम रूप से 24 तत्व होते हैं।
और तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल, दूसरा मेटोलाइड में। और मेटल में धातु कितने हैं तो 91 है, और अधातु कहेगा तो 20 हो जाएगा, और उपधातु 7 है। तो कितना 91 धातु हैं और 20 क्या है तो अधातु हैं, और उपधातु 7 है। ठोस के रूप में होता है, धातु ठोस के रूप में होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक, ये सब क्या है तो धातु है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक, फेरस, जिंक क्या है तो धातु है। और एकमात्र धातु द्रव अवस्था में रहता है पारा। और नेक्स्ट है नॉन मेटल यानी अधातु, इसमें कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ये एकमात्र अधातु दर है होते हैं। तो एकमात्र अधातु दर ब्रोमीन होते हैं अधातु, और H2, O2, Cl2, Na2 और फ्लोरीन और आर्गन ये सब क्या है तो अधातु हैं। और उपधातु में आते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलिरियम और पोलेनियम, ये सब क्या है तो उपधातु टोटल 7 होते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलिरियम, पोलेनियम ये सब। मानव निर्मित कृत्रिम पहला तत्व क्या है तो टेक्नीशियम है। मानव निर्मित कृत्रिम पहला तत्व क्या हो जाएगा टेक्नीशियम हो जाएगा। तत्वों के सजाने के क्रम हो गए तो डोब्रेनियर जर्मनी का था जो त्रिक नियम 1817 में दिया, और परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है डोब्रेनियर जो जर्मनी का जो त्रिक नियम 1817 में दिया था त्रिक नियम, ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है डोब्रेनियर। नेक्स्ट है न्यूलैंड जो इंग्लैंड का जो एस्टेक नियम 1865 में जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है एस्टेक नियम है। नेक्स्ट है मेंडलीव का रूस, मेंडलीव रूस से, डोब्रेनियर कहाँ के तो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, न्यूलैंड इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, मेंडलीव रूस के थे, और मोजले इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो डोब्रेनियर ने ट्राइड्स का नियम 1817 में दिया जो किस पर आधारित है तो डोब्रेनियर का ट्राइड्स का नियम द्रव्यमान पर आधारित था, जो कब दिया था त्रिक नियम 1817। नेक्स्ट है न्यूलैंड का जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक था न्यूलैंड, और इसने अष्टक सिद्धांत दिया था कब 1865 में, ये भी क्या था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। 1865 में न्यूलैंड का नियम दिया था अष्टक का नियम, त्रिक का नियम 1817 में। नेक्स्ट मेंडलीव था जो रूस के वैज्ञानिक था, प्रथम बार आवर्त सारणी को बनाया था 1869 में बनाया था आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर यह भी आधारित था। मेंडलीव का भी जो आवर्त सारणी था किस पर आधारित द्रव्यमान पर था। नेक्स्ट है मोजले जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो मोजले हो जाएगा, लेकिन आवर्त सारणी के जनक कहेगा आवर्त सारणी के जनक तो मेंडलीव हो जाएगा, आधुनिक कहेगा तो मोजले। और परमाणु संख्या पर आधारित था जो 1913 में बनाया था मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में कौन बनाया था मोजले ने बनाया था। नेक्स्ट है पहला डोब्रेनियर जो ट्राइड्स का नियम दिया था 1817 में दिए थे डोब्रेनियर ने ट्राइड्स का नियम 1817 जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इनके अनुसार 3 तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया था जो पहली और तीसरी तत्व के परमाणु के औसत भार से दूसरे के समान होता है। जो पहली तत्व और तीसरी तत्व के दोनों के जो योग के औसत के बराबर हो जाएगा तीसरी तत्व के, और ये तीनों गुण क्या हो जाते हैं समान है। जैसे इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 तत्व एलिमेंट था। और इसका बीच वाला क्या हो जाता था तो दोनों अंतिम लास्ट और फर्स्ट के जोड़ के आधा कर दिए जाते थे, तो बीच वाला क्या उसका क्या आ जाता था एटॉमिक नंबर आ जाता था। ये जोड़ दिया तो 39 और 46 23 आ गया, और उसी प्रकार 40 और 13 कितना हो गया 40 13 एक कितना हो जाएगा 137, और इसका जोड़ेंगे तो 88.5 आ जाएगा। और इसका क्लोरीन, ब्रोमीन तो क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 162.5, और ये कितना 81.2। नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये 1865 में दिए थे न्यूलैंड ने अष्टक नियम, और 1817 में ट्राइड्स का नियम दिए थे डोब्रेनियर ने। 1865 में न्यूलैंड के अष्टक नियम दिया गया था जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। संगीत का स्वर पर था न्यूलैंड का अष्टक नियम संगीत के स्वर पर था, और इसकी कुल तत्व कितनी थी न्यूलैंड्स में 56 था। और 56वां तत्व क्या था तो थोरियम था, और पहला तत्व क्या था तो हाइड्रोजन था।
न्यूलैंड के एस्टेक के नियम में 56वां तत्व क्या था? थोरियम। और पहला तत्व क्या था? तो हाइड्रोजन। और इसका नियत केवल कैल्शियम तक ही सीमित था। न्यूलैंड का एस्टेक नियम किसके तक सीमित था? तो कैल्शियम तक सीमित था। यह सिर्फ हल्का तत्व के पालन करता था। न्यूलैंड का एस्टेक नियम था जो हल्के तत्व के लिए ये पालन करता था, भारी तत्व के लिए पालन नहीं करता था। न्यूलैंड के एस्टेक नियम का यही दोष है। और इसके समय में तक अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। तो इनके समय यानी न्यूलैंड के समय निष्क्रिय गैस नहीं था। और इसमें संगीत के पद पर रखा गया था। तो सारे गामा पधानी जैसे लिथियम, बेरिलियम और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सारे गामा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और क्या है? तो ये क्लोरीन है। और उसी प्रकार क्या था? तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सभी यहाँ से नियम का पालन नहीं करता था। स्कैंडियम और टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम से क्या करता था? नियम नहीं पालन करता था न्यूलैंड के एस्टेक के नियम में। नेक्स्ट है मेंडलीव का नियम। मेंडलीव का पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव था। ये रशिया के वैज्ञानिक थे। 1834 में आवर्त सारणी का जनक बने। वो 1834 में लाए थे मेंडलीव की आवर्त सारणी। 1834 परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था और इसकी संख्या कुल तत्व कितनी थी? 63। और एस्टेक के नियम में 56 था। और 63वां तत्व क्या था? तो यूरेनियम था जो 63वां तत्व था मेंडलीव में। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव के। आवर्त सारणी दिए थे 1869 में दिए थे। कौन? मेंडलीव ने दिया था। 1834 में तो रूस में इनका जन्म हुआ। ठीक है। आवर्त सारणी दिए थे मेंडलीव ने 1869 में। आवर्त सारणी में क्षैतिज को क्या कहेंगे? तो आवर्त कहेंगे। और कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। और वर्ग कितना था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 8 थे, आवर्त 7 थे। और आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? वर्ग कहा जाता था। 7 आवर्त थे। कुल वर्ग कितने थे? 8 थे मेंडलीव के आवर्त सारणी में। अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। मेंडलीव हाइड्रोजन के स्थान नहीं दिया था मेंडलीव ने, यही दोष इनका था। मेंडलीव समस्थानिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला, ना ही समस्थानिक का, ना ही इनर्ट गैस का, ना ही हाइड्रोजन का कोई स्थान दिया। कौन? मेंडलीव ने। मेंडलीव के अनुसार कुछ तत्व के भविष्यवाणी किए थे। जैसे मेंडलीव ने एका बोरॉन की जगह पर क्या लाया? तो स्केडियम को रखा गया था। और एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम को रखा गया। और एका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम को रखा गया था। एका बोरॉन को किसके स्थान पर? स्केडियम के स्थान पर। एल्युमिनियम को गैलियम के, सिलिकॉन को जर्मेनियम के स्थान पर रखा गया था। बोरॉन को स्केडियम के स्थान पर रखा गया था। एल्युमिनियम के स्थान पर गैलियम रखा गया था। और सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को रखा गया था। मेंडलीव ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी स्थान क्या रखा गया? खाली रखा था। मोजले क्या है? तो मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले हैं। और आवर्त सारणी दिए थे कब? तो मोजले ने 1913 में आवर्त सारणी दिए थे। परमाणु संख्या पर आधारित था। एकमात्र आवर्त सारणी था जो मोजले के द्वारा जो परमाणु संख्या पर आधारित था। और इसमें कुल आवर्त 7 थे और कुल वर्ग कितने? 18। और परमाणु संख्या की खोज कौन किए थे? तो परमाणु संख्या की खोज मोजले के द्वारा किए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणु संख्या की खोज कौन किया था? तो मोजले ने किया था। और ये क्या? ऑर्बिटल है। और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, उपकक्षा है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग है, आवर्तन। ठीक है। तो के में कितना? 1 रहता है। तो इसका 2 का स्क्वायर, उपकक्षा एस, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2 हो जाएगा। और ये पहला वर्ग में हो जाएगा। लिथियम इसका कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और पी ब्लॉक में 6 13 से 18। उसी प्रकार 3 12 में आ जाएगा। और ये 3 हो जाएगा एफ ब्लॉक में। लैंथेनम परमाणु संख्या कितना होता है? 57 होता है। डी ब्लॉक के वर्ग 3 के आवर्तन वर्ग 3 में आते हैं और आवर्त 6 में आते हैं। लैंथेनम परमाणु ये 57 से स्टार्टिंग होता है और 57 के डी ब्लॉक में और वर्ग 3 में है। लैंथेनम वर्ग 3 में, आवर्त 6 में। लैंथेनम वर्ग 3 में, आवर्त 6 में। लैंथेनाइड परमाणु संख्या जो 58 से 71 के बीच में होता है वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 3 में आते हैं। एफ ब्लॉक वर्ग 3 में 58 से 71।
नेक्स्ट है एक्टिनियम, परमाणु संख्या 89 होता है, ये डी ब्लॉक के वर्ग 3 में आएगा। वर्ग 3 में सभी लेंथेनम और एक्टिनाइड और ये सब क्या आते हैं तो वर्ग 3 में आएगा, और अवर्त 6 में। वर्ग 3 और अवर्त कहेगा तो 6 में। एक्टिनाइड समूह में क्या होते हैं तो परमाणु संख्या जो 90 से 103 होते हैं, एक ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 3 होगा, अवर्त 7 होगा। वर्ग 3 अवर्त कितना 7 हो जाएगा एक्टिनाइड श्रेणी का। लेंथेनाइड का वर्ग 3 और अवर्त 6 हो जाएगा लेंथेनाइड का। कह रहा है कि इस ब्लॉक में कौन कौन आते हैं तो हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये क्या इस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और हलीना करे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम होता है। सेकेंड ब्लॉक में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो बेटे से बेरिलियम, एम से मैग्नीशियम, सी ए से कैल्शियम और एस आर से स्टांसियम, बी ए से बेरियम होता है और आर ए से रेडियम होता है। वर्ग फर्स्ट में क्षारीय धातु एल्कली मेटल कहते हैं, और वर्ग फर्स्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है वर्ग 1 में। वर्ग 2 में क्षारीय मृद धातु एल्कलाइन क्ले मेटल कहा जाता है, और वर्ग 2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 2 होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हुए क्षारीय धातु में वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं क्षारीय धातु, और एस ब्लॉक 1 और 2 वर्ग तक एस ब्लॉक आते हैं। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 में आते हैं, और ये क्षारीय जो पी ब्लॉक वर्ग 13 से 18 के बीच में पी ब्लॉक आते हैं। और सिक्का धातु वर्ग 11 को सिक्का धातु कहते हैं, और बोरॉन फैमिली वर्ग 13 कहते हैं। सिक्का धातु वर्ग 11 को और बोरॉन फैमिली वर्ग 13 को कार्बन फैमिली वर्ग 14 कहते हैं। कार्बन फैमिली 14 को, बोरॉन फैमिली 13 को कहते हैं। सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग 11 को। निकटोजन समूह कहा जाता है वर्ग 15 को। निकटोजन समूह कहते हैं वर्ग 15 को। कैल्कोजन समूह कहा जाता है वर्ग 16 को कैल्कोजन, और हैलोजन समूह वर्ग 17 में आते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय उत्कृष्ट नोबली गैस वर्ग 18 या शून्य गैस होते हैं। इस ब्लॉक में वर्ग क्या होगा नीचे तथा वर्ग 2 होता है। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 के बीच में, और डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 तक होता है डी ब्लॉक। और रंगीन यौगिक का निर्माण करता है डी ब्लॉक। इसमें सभी तत्व क्या होते हैं धातु होते हैं, और ब्लॉक के अंतिम 2 कक्षा अधूरा रहता है। डी ब्लॉक का अंतिम 2 कक्षा क्या रहेगा अधूरा, और संक्रमण धातु भी कहलाता है डी ब्लॉक। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक, ये वर्ग 3 के तत्व होते हैं, आवर्त 6 या 7 में आता है। एफ ब्लॉक वर्ग 3 के तत्व में, आवर्त 6 या 7 में, और इसका अंत संक्रमण धातु कहलाता है। एफ ब्लॉक क्या होते हैं अंत और रेडियो सक्रिय होते हैं। आवर्त सारणी में उप धातु में टेढ़ा मेढ़ा लाइन जिग लाइन से अलग करती है, धातु उप धातु से अलग करेगा। उप धातु बसी जी ऐश्वर्य सब टेल्यूरियम पोलेनियम हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम पोलेनियम हो जाएगा। वर्ग 13 में क्या होगा तो बैगन, ये बोरॉन हो जाता है। एल्युमिनियम में एल होता है, गाजर में गैलियम होता है, इंडियम में आईएन होता है, थैलियम में टीएल होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 2 8 3 हो जाएगा, और संयोजकता भी 3 हो जाएगा वर्ग 13 का। वर्ग 14 में कौन कौन आता है कहे सीता जी सुने प्रभु, तो ये कार्बन हो गया, और सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम और टीना और सीसा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग 14 का कितना 2 8 10 4 हो गया, और संयोजकता भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग 15 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, तो ये सब क्या है तो वर्ग 15 में आते हैं, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 5 होते हैं, और संयोजकता 8 में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा संयोजकता। उसी प्रकार उसी टेपों पोलेनियम सर्वाधिक समस्थानिक 27 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और 2 होते हैं, और वर्ग 17 क्या है तो सभी लवण बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब क्या है तो वर्ग 17 के अंतर्गत आता है। ये सभी क्या बनाते तो लवण बनाते हैं, इसे हैलोजन भी कहा जाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 7। नेक्स्ट है वर्ग 18, इसे शून्य वर्ग कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सबसे भारी गैस रेडॉन होता है। ये यह अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, संयोजकता कितना 0 हो जाएगा। अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जिनका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ ब्लॉक हमेशा वर्ग के 3 में आता है। एफ ब्लॉक
पहला लैंथेनाइड जो 58 से 71 में जो आवर्त 6 और वर्ग 3 के अंतर्गत आता है, लैंथेनाइड वर्ग आवर्त 6 और वर्ग 3। एक्टिनाइड है जो 90 से 103 के बीच में आता है, आवर्त 7 और वर्ग 3 के अंतर्गत आते हैं। और इसका सीने पर नदियाँ प्रेम समाई और यूँ गदगद तब दिन हुआ और तुम इतने बढ़िया लगते हो। ये कौन ट्रिक है? सीसी ये ट्रिक है, देख लो, बाद में देख लेना। अब आवर्त पहला में कुल तत्व 2 होते हैं और इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। पहला आवर्त में कुल तत्व कितने? 2 होते हैं, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। और दूसरा आवर्त में कुल तत्व 8 होते हैं, इसे लघु आवर्त कहा जाता है। और तीसरा में कुल 8 होते हैं, लघु आवर्त। और चतुर्थ में 18 होते हैं, दीर्घ आवर्त होते हैं। पाँचवा में 18 ये दीर्घ आवर्त होते हैं। और छठा में 32 अति दीर्घ आवर्त होते हैं। और सातवां में अधूरा आवर्त होते हैं। और पहला आवर्त में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसीसियम होता है पहला आवर्त में। 18वां वर्ग में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन होते हैं। और आवर्त संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या होना चाहिए। तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 या 2 होते हैं तो परमाणु संख्या 1 या 2 होगा। तो पहला वर्त में 3 से 10 तक रहेगा उसका, तो ये दूसरा वर्त में 11 से 18 रहेगा ये एटॉमिक नंबर, तो ये तीसरा वर्त में आ जाएगा। 3 से 10 दूसरा, 1 से 2 रहेगा तो पहला वर्त में परमाणु संख्या। और 11 से 18 रहेगा तो तीसरा वर्त में। 19 से 36 रहेगा तो चौथा वर्त में। 37 से 54 रहेगा तो पाँचवा वर्त में आ जाएगा। और 55 से 86 रहेगा तो छठा वर्त में। 87 से आगे तो सातवां वर्त के अंतर्गत आते हैं। 3 से 10 दूसरा, 11 से 18 तीसरा वर्त, 19 से 36 चौथा वर्त, 37 से 54 पाँचवा वर्त, 55 से 86 छठा वर्त और 87 से आगे क्या होते हैं तो सातवां आवर्त हो जाता है। आवर्त सारणी का गुणधर्म दिए गए तो इसमें विशेषताएं दिए गए। आवर्त में बाएं दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर नीचे, तो ये आवर्त में दिए गए। दूसरा वर्ग में दिए गए विशेषताएं। पहला संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो आवर्त में क्या होते हैं तो अब पहले देखते हैं वर्ग, देखो ठीक ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन में अपरिवर्तित रहता है वर्ग में। और संयोजकता भी क्या रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में कोई चेंज नहीं होगा। परमाणु त्रिज्या जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण क्या रहेगा तो बढ़ेगा। और वैद्युत धनात्मकता भी क्या होता है तो बढ़ेगा। और क्षारीय गुण भी क्या हो जाएगा तो बढ़ेगा। और अपकारक गुण भी बढ़ेगा। और क्षारीय गुण और अपकारक गुण ये सब क्या बढ़ता है। और अधात्विक गुण क्या हो जाएगा तो घटेगा। वैद्युत ऋणात्मकता घटेगा। और वैद्युत अम्लीय गुण भी क्या होता है घटता है, ठीक है। वर्ग में क्षारीय गुण बढ़ता है और अम्लीय गुण क्या होता है घटता है। ऑक्सीकारक गुण भी क्या हो जाएगा घटता है वर्ग में। आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी या आयनन भी घटेगा। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी क्या होगा तो घटेगा। तो वर्ग में अधात्विक गुण क्या होगा तो घटेगा, वैद्युत ऋणात्मक घटेगा, अम्लीय गुण घटेगा और क्षारीय गुण बढ़ता है किसमें वर्ग में। ऑक्सीकारक गुण किसमें तो ऑक्सीकारक गुण घटता है वर्ग में। और आयनन ऊर्जा एंथैल्पी आयनन भी घटेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी क्या होगा घटेगा। उसी प्रकार है घटेगा सब तो इधर बढ़ेगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा विभव वाला तत्व फ्लोरीन होता है। आयनन ऊर्जा और विभव वाला तत्व क्या हो जाएगा फ्लोरीन। वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होता है। सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक फ्रांसियम का होता है और उसके बाद सीजियम का हो जाएगा। सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक फ्रांसियम, उसके बाद सीजियम हो जाएगा। सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन का। सबसे आयनन ऊर्जा विभव किसका फ्लोरीन का। और विद्युत ऋणात्मकता भी किसका फ्लोरीन का होता है। नेक्स्ट है आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग कल, ठीक ना। रासायनिक बंधन क्या है तो केमिकल बॉन्डिंग है। एक क्या केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है। तो अणुओं में परमाणुओं के बांध के रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। जो अणुओं में परमाणुओं के बांध के रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन से बनने वाले यौगिक को रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। रासायनिक बंधन क्या होते हैं तो इसमें
प्रबल बंधन और इसमें दूसरा में दुर्बल बंधन होते हैं रासायनिक बंधन में। प्रबल बंधन और दूसरा में दुर्बल बंधन होते हैं और इसमें आयनिक या वैद्युत संयोजी बंधन होते हैं। प्रबल बंधन में आते हैं आयनिक सहसंयोजी और उप सहसंयोजी होता है। प्रबल बंधन में क्या होते हैं तो 3 भागों में बांटा गया प्रबल को, आयनिक या वैद्युत संयोजी, दूसरा सहसंयोजी बंधन और तीसरा उप संयोजी जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक में क्या होते हैं धातु और अधातु के बीच होता है और सहसंयोजी बॉन्ड होता है धातु अधातु के बीच। और उप सहसंयोजी बंधन में क्या होता है तो धातु और धातु के बीच में होता है। और इसमें सहसंयोजी बॉन्ड में एक साइड लवर होता है, ठीक ना, एक साइड, वन साइड अटैक लवर। और सहसंयोजन दोनों साइड लवर होता है और उप सहसंयोजी एक साइड लवर होता है। और दुर्बल बंध में हाइड्रोजन बंध और वांडर बंध। सबसे कमजोर कहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। सबसे मजबूत कहेगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। सबसे मजबूत रासायनिक बंधन आयनिक या वैद्युत और सबसे कमजोर वांडर वाल्स बंधन हो जाएगा। वांडर वाल्स के बाद क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बाद के उप सहसंयोजी फिर आयनिक हो जाएगा। आयनिक और सहसंयोजी और उप सहसंयोजी में अंतर को पहचान करना है। तो अंतर को पहचानेंगे तो आयनिक एवं वैद्युत संयोजन बंधन जो धातु प्लस अधातु के बीच होता है आयनिक और इलेक्ट्रॉन का स्वतः स्थानांतरण होगा, जबकि सहसंयोजन में अधातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है साझा होता है सहसंयोजी में। और उप सहसंयोजी में अधातु और इसमें इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ होता है साझा, इलेक्ट्रॉन के एक ही तरफ साझा हुआ उप सहसंयोजी बॉन्ड में। और आयनिक में NaCl हो जाएगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट KNO3, KCl, Fe2O, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है तो आयनिक वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है संयोजी बॉन्ड सहसंयोजी, तो इसमें H2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, HCl, CH4 और इथेन और ये क्या है तो ग्लूकोज। तो H2O, CO2, HCl, मीथेन, CH2 और ग्लूकोज ये सब क्या सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजी बॉन्ड में अंतर क्या होते हैं तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से होता है। आयनिक बॉन्ड ये धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है और यह मजबूत बंधन होता है। यह जल में घुलनशील होता है आयनिक बॉन्ड और यह जलीय अवस्था में विद्युत सुचालक के रूप में कार्य करता है आयनिक बॉन्ड। जल में घुलनशील, यह जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक या कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं तो कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होते हैं और इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या हो जाएगा तो उच्च हो जाएगा आयनिक बॉन्ड का। कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील, जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा और यह जल में घुलनशील होगा। यह मजबूत बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड और यह धातु और धातु के बीच में होता है और यह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण करता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साझा से होता है और अधातु के बीच में होता है। यह कमजोर बॉन्ड होता है। यह जल में क्या रहेगा तो अघुलनशील होता है। सहसंयोजी क्या होते हैं जल में अघुलनशील, जबकि आयनिक जल में घुलनशील होते हैं। ये कुचालक हो जाएगा। सहसंयोजी विद्युत का कुचालक होता है जबकि आयनिक बॉन्ड सुचालक हो जाएगा। यह कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। सहसंयोजन किसमें होता है कार्बनिक यौगिक में, जबकि आयनिक बॉन्ड होता है जो कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है। इसका द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होते हैं तो निम्न होता है। सहसंयोजी का द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न होगा। इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, कमजोर बॉन्ड होता है, जल में अघुलनशील होता है, कुचालक होता है, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होगा, द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या हो गए तो उच्च हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में आता है NaCl जो धातु और अधातु के बीच में होता है। क्लोरीन भी क्या है तो आयनिक बॉन्ड है और दान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु और अधातु, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट है सहसंयोजी बॉन्ड या उप सहसंयोजी बॉन्ड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें कितना है 6 और ऑक्सीजन। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो जाता है। तो 2 इधर, 2 4, 2 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 2 और 6, तो लास्ट में कितना 6, तो 2 दिया इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो कितना हो गया 6। और SO2 है तो इधर भी वो इसके जगह हो जाएगा। और सल्फर का कितना होता है 16, तो 2 8 और 6, तो इसका भी क्या हो जाता है 6 बिंदु सल्फर के, 2 2 4 2 6। अब एक साइड जो
ये इसे टच कर रहा है और ये इसका बॉन्ड बना रहा है, तो ये सहसंयोजी बॉन्ड। और जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बना रहा है, तो एक ही साइड ये बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उप सहसंयोजी बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन कार्य करेगा। उसी प्रकार है सहसंयोजी बॉन्ड और उपसंयोजी। हाइड्रोजन बंधन या कमजोर बंधन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे फोन या प्लस हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बंधन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, HF, H2, NH3, NH2, ये सब क्या है, तो हाइड्रोजन बंधन है, HF और N2। बंधन बॉन्डिंग द्वारा, बॉन्डिंग दो भागों में बांटा है, एक असमान तत्व दूसरा समान तत्व में। जैसे क्लोरीन हो गया, H2HCl, जल, CO2 मीथेन, और हाइड्रोजन सल्फाइड NH3, HF, HNO4, HPO3, ये सब क्या है, तो ध्रुवीय होते हैं। और अध्रुवीय में जो डबल बॉन्ड होते हैं, अणु होते हैं, H2O, N2, Cl2, O2 और F2, ये सब क्या है, तो अध्रुवीय होते हैं। जो समान अवस्था में रहता है, अध्रुवीय। सहसंयोजन बॉन्ड में एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और इसमें हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन, क्लोरीन में दो क्लोरीन, और F में दो F2, दो फ्लोरीन हो जाते हैं। ये एकल बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड बन रहा है। और O2 होता है, जो O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और त्रिबंध में नाइट्रोजन पर इनका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मुख्य तथ्य क्या है, तो ऑपरेट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो मजबूती सबसे अधिक ट्रिपल बॉन्ड का, उसके सबसे कम सिंगल बॉन्ड का मजबूती होगी। रिएक्शन में भी ट्रिपल बॉन्ड अधिक होगा, सबसे कम सिंगल बॉन्ड। और ऊर्जा में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है और सबसे कम सिंगल बॉन्ड का स्थान घेरेगा कौन, तो सिंगल बॉन्ड घेरेगा। सिंगल बॉन्ड और बॉन्ड है, सिंबल है, और ये क्या है, तो सिग्मा की संख्या और पाई की संख्या। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 0 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा ना ट्रिपल बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर इसमें sp2 sp3 होता है। इसका प्रसंस्करण सिग्मा इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़े से होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़े से हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। जैसे ये 2 आया, तो ये sp के अंतर्गत आएगा, और ये रेखीय होगा और 180 डिग्री बनेगा। sp में रेखीय 180 डिग्री, sp में रेखीय और 180 डिग्री। और नेक्स्ट है 3, तो sp2 आया, तो इसमें त्रिकोणीय हो जाएगा और 120 डिग्री का एंगल बनाएगा त्रिकोणीय। और नेक्स्ट है sp3, जो त्रिकोणीय पिरामिड होते हैं, जो 109.28 डिग्री बनाएगा। त्रिकोणीय 120, रेखीय 180, त्रिकोणीय 120 डिग्री, और त्रिकोणीय पिरामिड होते हैं 109.8 होते हैं। मीथेन क्या है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और मीथेन में 4 सिग्मा और लोन पेयर 0 होते हैं। और sp टोटल 4 हो जाएंगे सिग्मा, तो इसमें कोण 109.28 डिग्री और त्रिकोणीय पिरामिडिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है एथेन में क्या होते हैं, तो sp होते हैं, और इसमें 2 सिग्मा और लोन पेयर 0, तो इसमें कितना एंगल बनेगा, तो 2 सिग्मा है, और ट्रिपल बॉन्ड है, तो 180 डिग्री और त्रिकोणीय हो जाएंगे। किसी कार्बनिक यौगिक का प्रसंस्करण ज्ञात करना है, तो एक कार्बन से सिग्मा की संख्या ज्ञात करते हैं। एक कार्बन से, जैसे बेंजीन में सिग्मा 3, लोन पेयर 0 हो जाते हैं, और 120 हैं, तो त्रिकोणीय। और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेंजीन में, sp2 बेंजीन में। नेक्स्ट है H2O sp3 के अंतर्गत आता है। इसमें सिग्मा 2, लोन पेयर 2 हो जाते हैं, और इसमें sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है जल में। sp3 कार्बन डाइऑक्साइड में sp होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, और सिग्मा 2, लोन पेयर 0 होता है, और इसमें sp में 180 डिग्री बनता है। नेक्स्ट है अमोनिया, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिग्मा 3, लोन पेयर 1, और इसमें टोटल sp3 होते हैं, और sp3 होते हैं NH3, और इसका एंगल 109.8 होते हैं। आकार के साथ त्रिकोणीय पिरामिड होते हैं। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंस दिया गया। तो हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुलचालक। हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य होता है, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन बन होता है। हीरा में शून्य और ग्रेफाइट में बन। और हीरा कार्बन का ग्रुप होता है, और ये भी ग्रेफाइट भी होता है। और हीरा sp3 होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, तो sp2 होता है। और सिग्मा बॉन्ड कितना बनता है हीरा में, 4 और ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बनता है। आकार कैसा होता है हीरा के, तो चतुष्फलकी होता है, और ग्रेफाइट में षटफलकी होता है ग्रेफाइट का आकार। नेक्स्ट है ईंधन, जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा ईंधन कहलाता है। जो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करेगा दहन कहलाएगा।
जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा ईंधन कहलाएगा। ऊष्मा और प्रकाश दोनों देगा, दहन कराएगा। दहन क्या है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों है। दहन उस ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी दोनों, जो ऊष्मा निकलेगा उससे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। दहन का पोषक पदार्थ 3 होते हैं, ऑक्सीजन, दहनशील और ज्वलनशील होते हैं। दहनशील पदार्थ वैसे पदार्थ जो जल सकता है, कागज, कोयला, पेट्रोल, डीजल, फर्नीचर, ये दहनशील होते हैं। अदहनशील वैसे पदार्थ जो जल नहीं सकता, पत्थर, बालू क्या था तो अदहनशील। ज्वलन ताप क्या है तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है ज्वलन ताप कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों का ज्वलन ताप क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ऑक्सीजन जलाएगा और CO2 बुझाने में, अग्निशमन के यंत्र में, और खाने वाले सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, धीरे धीरे जलने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन धीरे धीरे जलने में हेल्प कौन करेगा, नाइट्रोजन। बिजली वाला आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसे पायरीन भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ईंधन में क्या तो ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल क्या है, ठोस ईंधन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, द्रव ईंधन। और गैसीय में प्राकृतिक गैस, बायोगैस, कोल गैस, गोबर गैस, ये सब क्या है तो गैसीय ईंधन होता है। प्राकृतिक, बायो, कोल और गोबर ये सब गैसीय ईंधन। मीथेन में क्या होते हैं तो सिग्मा 4 होते हैं, पाई 0 होते हैं, या सरल कार्बनिक यौगिक पदार्थ हैं। इसे मैर्स गैस कहा जाता है मीथेन को। इसे कीचड़ गैस भी कहा जाता है मीथेन को। और दलदली भूमि से निकलने वाला गैस होता है मीथेन। धान की खेती से भी निकलता है, गाय के जुगाली करेगा उससे भी मीथेन निकलेगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन होते हैं तो मीथेन होते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक भी मीथेन होगा। गोबर गैस का प्रमुख घटक सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस का प्रमुख घटक की खोज कौन किया, सीवी देसाई। कोयला खदान से भी निकलता है। नेक्स्ट है CNG, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, CNG को। और LPG के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो LPG का मिश्रण क्या होता है, एथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8 होता है, और ब्यूटेन C4H10 होता है। प्रोपेन C3H8, एथेन C2H6 होता है। LPG का प्रमुख घटक क्या होता है तो ब्यूटेन होता है, जिसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। LPG रंगीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। LPG गंध के लिए इथाइल मरकेप्टन यानी C2H6SH होता है। C2H6SH किसका फॉर्मूला तो इथाइल मरकेप्टन को। इथाइल मरकेप्टन को सल्फर का यौगिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इथाइल मरकेप्टन को किसका, सल्फर का यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कब आया था, 1884 में आया था। और अमेरिकन यूनियन कार्बाइड था। और मिथाइल आइसोसाइनेट MIC को कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस को भाप अंगारक गैस भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस को CO+N2, और CO कितना, कार्बन मोनोक्साइड 30% और N2 17%। लाल तत्व कोक प्लस वायु क्या होते हैं तो प्रोड्यूसर गैस होते हैं। भाप अंगारक गैस जैसा गैस भी, भाप अंगारक गैस में CO+H2 होते हैं, और लाल तत्व कोक और भाप मिलकर क्या बनते हैं तो लाल तत्व कोक और भाप मिलकर भाप अंगारक बनाएगा। नेक्स्ट है कोल गैस में, इसमें मीथेन भी रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, और हाइड्रोजन भी रहेगा। ये प्रमुख घटक क्या होते हैं तो कोल गैस के H2 होते हैं, और प्रमुख घटक क्या H2 होते हैं। नेक्स्ट है नवीकरणीय परंपरागत संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस, ये सब क्या है तो ये सब क्या है तो नवीकरणीय परंपरागत है। कोयला, पेट्रोल, कोयला क्या है तो कोयला में एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट्स सबसे अधिक कार्बन 90% था। बिटुमिनस में 80% से अधिक रहता है। लिग्नाइट में 17% से अधिक कार्बन रहेगा, और पीट्स में 70% से कम होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड होता है। भारत में पाए जाने वाले कोयला बिटुमिनस सर्वाधिक होते हैं, भारत में बिटुमिनस। भूरा कोयला लिग्नाइट के कहते हैं। निम्न कोटि के कोयला पीट्स या घटिया कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइड सर्वाधिक अमेरिका में पाया जाता है, भारत में जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइड अधिक पाया जाए। कोयला में खदान से मीथेन गैस मिलता है, और रोग को ब्लैक लंग्स होता है। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हीरे में रूपांतरित हो जाता है। ये उच्च दाब और उच्च ताप। सर्वप्रथम भारत में कोयला का उत्पादन रानीगंज में किया था। फेमस छात्र झरिया, रानीगंज, सिंगरैली और सिंगरैनी। झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, सिंगरैनी है कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और सिंगरैनी के यहाँ पे तेलंगाना में। नेक्स्ट है लोहा, इसका एस कहता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सिडराइट। सबसे उत्कृष्ट कीमत क्या होता है तो मैग्नेटाइट होता है, उत्कृष्ट लोहा। मैग्नेटाइट भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट होता है। सिडराइट सबसे अधिक कार्बन होता है सिडराइट में।
सबसे कच्चा कोटि का लोहा को मैग्नेटाइट कहा जाता है। सबसे कच्चा उच्च कोटि का लोहा, सबसे उच्च चोटी का लोहा मैग्नेटाइट। भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं हेमेटाइट पाया जाए। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लोहा होता है और भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले हेमेटाइट है। सबसे निम्न कोटि वाला तो क्या होते हैं, तो सिडेराइट कोयला होते हैं जो सबसे निम्न कोटि का होता है। पेट्रोलियम पदार्थ को अलग करने के लिए प्रवाजी आसवन के द्वारा। पेट्रोल शुद्धता की जांच किया जाता है ऑक्टेन नंबर से और डीजल को सीटेन नंबर से और केरोसिन के सोडियम को सुरक्षित में रखा जाता है। पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन नंबर से। गाड़ियों की नॉकिंग से बचाने के लिए पेट्रोल प्लस टेट्रा एथिलेट का और पेट्रोल और बेंजीन का भी प्रयोग करते हैं। पेट्रोल प्लस टाइलून का प्रयोग किए जाते हैं नॉकिंग से बचाने के लिए। पेट्रोल प्लस टाइलून, पेट्रोल प्लस बेंजीन होते हैं। पेट्रोल प्लस टेट्रा एथिल मिलाया जाता है पेट्रोल में। पावर पेट्रोल में क्या होते हैं, पेट्रोल प्लस अल्कोहल मिलाया जाता है पावर पेट्रोल में। वायु ईंधन क्या होते हैं, तो वैसे ईंधन जो सजीवों से प्राप्त किया जाता है। वायु ईंधन में सजीवों से प्राप्त होता है। वायु ईंधन सरसों तेल, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तीसी और अरंडी और नारियल, ये सब क्या है, तो वायु ईंधन होते हैं। और करंज और जेट्रोफा भी क्या है, तो करंज जेट्रोफा ये सब क्या है, तो वायु ईंधन है। एजोला उर्वरक के रूप में प्रयोग किया गया था। किसके उर्वरक के रूप में। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक। जलेगा तो रासायनिक और पिघलेगा तो भौतिक। सबसे बाहरी वाले परत को अपरिदीप्तमान मंडल कहते हैं और मध्य वाले भाग को दीप्तमान मंडल कहते हैं। अंदर वाले केंद्रीय मंडल, यहाँ के ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। केंद्रीय में, अंदर वाला में केंद्रीय मंडल कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं पाए जाते। अपरिदीप्तमान मंडल, बाहरी मंडल में सबसे ज़्यादा O2 होता है। पूर्ण दहन होगा, उच्च तापमान पाया जाता है, प्रकाश के कम उत्सर्जित करता है और रंग कैसा नीला हो जाएगा। दीप्त मंडल मध्य मंडल का भाग होता है, सबसे कम ऑक्सीजन मिलता है और अपूर्ण दहन होता है दीप्त मंडल में। निम्न ताप पाया जाता है दीप्तमान में और प्रकाश ज़्यादा उत्सर्जित करेगा दीप्तमान में। निम्न ताप और प्रकाश ज़्यादा उत्सर्जित करेगा। प्रकाश का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा दीप्तमान मंडल में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंडल, या केंद्र में होता है। कहाँ पे, केंद्र में। और ऑक्सीजन नहीं होता, ये दहन होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। केंद्रीय मंडल कहाँ पे, द्रव अवस्था में। और इसी के साथ सेवा समाप्त करो और जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट है